नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ढेर सारी पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड, आपका मित्र अंकित बंसल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मित्रा वन डे एग्जाम के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए प्रतिदिन करंट का कुछ ना कुछ बेहतरीन टॉपिक लेकर और उसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाल सागर संकट और स्वेज नहर। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या महत्वपूर्ण है, ये कैसे करंट का बन गया, ऐसी क्या घटना घटित हो गई है। तो हम लोग जानते हैं कि इसराइल और हमास के बीच में संघर्ष था और इसराइल हमास के बीच में संघर्ष चल रहा और इसका प्रभाव स्वेज नहर पर भी पड़ेगा, लाल सागर पर पड़ेगा। जब इसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा तो इससे होने वाले आयात और निर्यात पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और भारत के लिए स्वेज नहर सबसे सुगम साधन थी यूरोप से कनेक्टिविटी, और वो साधन टूटेगा तो इसका प्रभाव तो आएगा ही आएगा। तो क्या है प्रभाव? क्या भारत लाभ की स्थिति में है या हानि की स्थिति में? भारत को क्या लाभ है, क्या हानि है? क्या है इसका अल्टरनेट रास्ता जहां से आयात और निर्यात संपन्न हो सके? इन सब चीजों की चर्चा आज मैं आपके साथ करूंगा। तो मेरे सभी साथी मेरे साथ बने रहें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अंत में एक लाइक, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो समय व्यतीत नहीं करना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इजराइल और हमास का संघर्ष, इस संकट का प्रमुख कारण, इस संकट का प्रमुख कारण क्या है? इजराइल हमास के बीच शुरू हुआ संघर्ष। कौन सा संघर्ष? इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ। अब ये संघर्ष इतना बड़ा हो गया कि इसमें हूती विद्रोही, हिजबुल्लाह एवं ईरान भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। जब ये शामिल हो गए तो लाल सागर रेड सी तो इस संघर्ष का केंद्र था। लाल सागर भी इस संघर्ष के केंद्र में, यहाँ बार बार जहाजों पर हमले किए जाने। अब ऐसी स्थिति में भारत यूरोप को पेट्रोलियम उत्पादों का क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है। अब आप सोच रहे हो सर भारत पेट्रोलियम उत्पाद कैसे निर्यात कर रहा है? बताऊंगा, बड़ा मजेदार बात है। भारत यूरोप को पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को स्वेज नहर के बजाय केप ऑफ गुड ऑफ के माध्यम से हो रहा है। यानी कि केप ऑफ गुड होप, COGH। क्या है COGH? इसके बारे में बताऊंगा कौन सा है ये मार्ग। तो ये मार्ग पहले जिस मार्ग से हम निर्यात करते थे, आयात करते थे, वही मार्ग। तो वर्तमान में क्या हो रहा है कि वर्तमान में स्वेज नहर तो भाई रेड सी पर जहाजों पर हमले हो रहे हैं, असुरक्षित मार्ग हो गया। तो भारत को दूसरे मार्ग का उपयोग करना पड़ रहा है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, जो लंबा है, महंगा है, लेकिन सुरक्षित है। वहां पर कोई भी समस्या नहीं। लंबा तो है, महंगा है, लेकिन सुरक्षित। चलिए क्या है जानते हैं, अभी और चीजें जानते हैं, उसके बाद बताऊंगा। पिछले वर्ष के अंत से लाल सागर क्षेत्र में यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा कई मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया, यानी कि वो मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। और उसके पीछे वो तर्क देते हैं कि भैया हम उनको निशाना बना रहे हैं तो गाजा इजराइल में इजराइल के सहयोगी जहाज हैं, जो इजराइल के सहयोगी जहाज है ना, हम उनको निशाना बना रहे हैं। ये वो तर्क थे कि हम इजराइल के सहयोगी जहाजों को निशाना बना रहे हैं, और उसी में वो निशाना बना देते हैं, सामने वाले का नुकसान हो जाता है। वो कहते हैं हमें तो यार ये लगा था कि सहयोगी है। तो उनके तो गलत फहमी में हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए भारत ने उस रास्ते को, मार्च तक भारत उस रास्ते का प्रयोग किया। इसमें 24.9 है ये जो कीमत है ना, ये परिवर्तित निर्यात निर्यात मार्ग जो महीने के हिसाब से दिया, स्वेज नहर से क्या हो रहा था और केप ऑफ गुड ऑफ से हम क्या निर्यात कर रहे हैं, ये 1000 बैरल के हिसाब से, यानी इतने हजार बैरल पेट्रोलियम उत्पाद का हम निर्यात कर रहे थे। मार्च में 24.96 थाउजेंड बैरल का निर्यात हमने स्वेज नहर से किया और 326.78 बैरल का 1000 बैरल का निर्यात हमने केप ऑफ गुड ऑफ से किया। आप देख रहे हैं इसमें निरंतर रूप से अप्रैल में हमने यहाँ 0 किया, लेकिन यहाँ बढ़कर 384.02, मई में हमारा यह निर्यात यहाँ 37.66 हुआ, यहाँ पर हमने घटाया तो 150.56 हो गया। अब देखिए ये निरंतर रूप से गिरता जा रहा है। अब जून में यहाँ से निर्यात होना पूरी तरीके से बंद हो गया। अब 277, 276
यानी कि जो निर्यात हम लगभग 350 से 300 से ऊपर कर रहे थे, उस निर्यात में कमी आई है, क्योंकि ये लंबा हो गया, ये महंगा हो गया, पहुंचने में समय लगता है, तो ये नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है परिवर्तित निर्यात मार्ग का। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि जब सुएज नहर हुआ करती थी तो हम इस सबको यहाँ से बेचते, लेकिन सुएज नहर तो क्या हो गई, असुरक्षित हो गई, वहां पर जहाजों पर हमले होने लगे, हुती विद्रोही जहाजों को निशाना बना देते, बाद में कहते कि साहब हमने समझा ये इजराइल के थे, तो वहां नुकसान उठाना पड़ा। जबकि दूसरा जो केप ऑफ गुड ऑफ है, वो सुरक्षित मार्ग था, लंबा था, महंगा था, लेकिन सुरक्षित तो था, तो वहां से हम निर्यात करने लगे, लेकिन उस निर्यात को महंगा पड़ रहा था, सामने वाले देश को, हमें भी महंगा पड़ रहा था, जबकि हम तो बेच रहे थे, सामने वाले देश को महंगा पड़ रहा था, तो उस डिमांड में कमी। देखिए, उपरोक्त मात्रा 1000 बैरल प्रतिदिन में, यानी कि एक दिन में इतना बैरल प्रतिदिन हम निर्यात कर रहे हैं। परिवर्तित मार्ग का प्रभाव क्या है? देखिए, सुएज नहर के बजाय केप ऑफ गुड होप सीओजीएच मार्ग से भारत यूरोप की मात्रा में 15 से 20 दिन अतिरिक्त लगता है। कितना समय? 15 से 20 दिन ज्यादा। साथ ही माल ढुलाई की लागत में भी वृद्धि होती है, यानी कीमत बढ़ रही है, समय भी लग रहा है। देखिए, मैं आपको मार्ग, ये हमने यहाँ से अपने कोचिन कैलिकट कैन्नौर से ट्रांसफर किया, और ये रास्ता ये जा रहा है आपका, और ये रास्ता ये आपका यूरोप से कनेक्ट। देखिए, ये रास्ता है आपका, ये यूरोप से कनेक्ट। ये बात समझ रहे हैं? केप ऑफ गुड होप अफ्रीकन महाद्वीप के बिल्कुल साउथ में, ठीक है, तो ये रास्ता ये था। जबकि 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 जो आपका स्वेज नहर वाला रास्ता था, वो देखिए ये था, वो रास्ता ये था। तो ये रास्ता अब आप देख रहे हैं कि एक रास्ता तो आपका कौन सा है, ये वाला जो लंबा पड़ रहा है, दूसरा रास्ता कौन सा था भैया, ये वाला, तो ये छोटा था अपेक्षाकृत, इससे हम जल्दी कम समय में और कम लागत में चीजों को यूरोप तक पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये रास्ता मिडिल ईस्ट में क्या हो गया, असुरक्षित हो गया, अब जब असुरक्षित हो गया तो हमको किसका यूज करना पड़ रहा है, हमको इस रास्ते का प्रयोग करना। बात समझ में आ गई? केप ऑफ गुड ऑफ का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माल ढुलाई की लागत में वृद्धि हो रही है, समय भी अधिक। लाल सागर संकट से पूर्व भारत से यूरोप जाने वाले पेट्रोलियम टैंकर शायद ही इस मार्ग को चुनते थे, यानी कि ऐसा होता ही नहीं था। हमारा क्या था, पूर्णतः लाल सागर स्वेज नहर से पूरा ट्रांसपोर्ट का काम चलता था, यानी कि पूरा निर्यात आयात हम कहां से करते थे, केवल इस मार्ग से। केवल कौन से मार्ग से करते थे दोस्तों, केवल इस मार्ग से। लेकिन अब मजबूरी बस हमें किस मार्ग से करना पड़ रहा है, अब मजबूरी बस हमें इस मार्ग से जाना पड़ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो कितना लंबा पड़ रहा है, यानी कि इस लाल सागर संकट से पहले हम केवल स्वेज नहर का ही प्रयोग कर रहे थे। आगे की जानकारी देता हूँ। मार्ग परिवर्तन के प्रभाव के फलस्वरूप जुलाई दिसंबर 2023 से जनवरी जून 2024 में यूरोप को निर्यात किए जाने वाले भारतीय पेट्रोल उत्पाद में 25% की गिरावट। कितने की? यानी कि जो निर्यात हम जुलाई से दिसंबर 2023 में किए थे, अगर हम देखें जनवरी से जून 2024 तक, तो उसमें 25% की गिरावट हमको देखने की मिली। तो ये नुकसान हमको लंबे समय और लंबी दूरी तय करने के कारण हो रहा है, क्योंकि वो महंगा भी है। हाल ही के महीनों में यूरोप को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली पेट्रोलियम की मात्रा 2,50,000 से 3 लाख प्रति बैरल प्रतिदिन हो गया है। मैंने अभी बताया आपको। तो दिसंबर 2023 में 425,000 यानी 4,25,000 बैरल प्रतिदिन के सर्वाधिक उच्च स्तर से बहुत, यानी कि मैंने अभी आपको डाटा दिखाया था दोस्तों। देखिए, यहाँ पर ये आपका मार्च अप्रैल मई जून का है, लेकिन दिसंबर में डाटा कितना था, दिसंबर में डाटा था 425,000 बैरल प्रतिदिन, लेकिन अब ये कितना रह गया, 200 से 3, यानी कि 2 लाख से 3 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख मान लीजिए, ठीक है। तो अब देख रहे हैं 2.5 लाख से 3 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, जो कि 4,25,000 बैरल प्रतिदिन हुआ करता था। तो कितनी गिरावट आई, क्योंकि मार्ग लंबा हो गया, ये हमारा नुकसान है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर भारत यूरोप को पेट्रोल निर्यात कर पा रहा है, ऐसा क्यों? भारत तो खुद ईंधन के लिए हाथ फैलाए रहता है, बताएं इसका ही बात।
भारत पारंपरिक रूप से यूरोप के लिए ईंधन का स्रोत नहीं था। मैंने बोला भारत, ऐसा नहीं था कि भारत हमेशा से यूरोप को ईंधन देता था, ऐसा नहीं था। यूरोप इस मामले में रूस पर निर्भर था, लेकिन रसिया वर्सेस यूक्रेन वॉर हुई और रूस पर प्रतिबंध लग गए। रसिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध के बाद स्वरूप में परिवर्तन आ गया, तो रूस पर प्रतिबंध। अब यूरोप सीधा रूस से आयात नहीं कर पा रहा है, तो रूस से कौन आयात कर रहा है? भारत। और भारत किसको दे रहा है? यूरोप को। तो लाभ तो हमें है, लेकिन जो लाभ बड़ा हो सकता था वो स्वेज नेट संकट के कारण छोटा। वर्तमान में भारत रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। वर्तमान में भारत क्या है? भारत सबसे अधिक मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीदता है और इसकी एक बड़ी मात्रा यूरोप को निर्यात कर रहा है। यानी कि जो यूरोप रूस से खरीदता था, अब उस रूस से हम लेकर यूरोप को दे रहे हैं। ठीक है, रूसी तेल का भारत द्वारा आयात अभी भी लाल सागर से ही होता है। यानी कि रूस से जब हम तेल मंगाते हैं तो वो लाल सागर से ही हमको मिल जाता है, वो तो हमें सस्ता पड़ रहा है, लेकिन हम बेच उसको महंगा रहे हैं। बात समझिए, वो सामने वाली पार्टी को महंगा पड़ रहा है। कैसे? इसका प्रमुख कारण यह है कि ईरान रूस का साझेदार है और हूती विद्रोहियों को ईरान से निर्देश प्राप्त होते हैं। ईरान ने को निर्देश दे दिया कि भाई हमारा जहाज जा रहा है, अब इस वक्त कोई हमला नहीं होगा, तो होगा ही नहीं, क्योंकि तो ईरान रूस का साझेदार। और हूतियों को निर्देश कौन दे रहा है? ईरान दे रहा है। समझ में आ रही है? चलिए, भारत को अधिकांश यानी कि 40% कच्चे तेल का आयात सुएज नहर से ही करना पड़ता है, जिससे बड़ी मात्रा में रूसी कच्चा तेल शामिल है। ठीक है, दिसंबर 2023 से पूर्व सुएज नहर और लाल सागर से वैश्विक कच्चे तेल का 10% और वैश्विक पेट्रोलियम उत्पाद का 14% प्रवाह होता था, लेकिन वर्तमान में यह मात्रा काफी कम हो गया है। लेकिन रूसी कच्चा तेल एक अपवाद बना, यानी कि आप वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक कच्चे तेल का 10% और वैश्विक पेट्रोलियम उत्पाद का 14% प्रवाह कहां से होता था? इसी सुएज नहर से होता था। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो सुएज नहर पर संकट आ गया। अब वहां संकट पैदा हुआ है तो वहां से ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन रूस का जो कच्चा तेल है वो वहां से बड़े आराम से निकल पा रहा है। अब देख रहे हैं भारत लगभग 40%, ठीक है, अधिकांश 40% कच्चे तेल का आयात सुएज नहर से कर रहा है, तो रूस का कच्चा तेल तो सुएज नहर से बड़े आराम से निकल, तो भारत को इसका लाभ है। अब सुएज नहर क्या है? सुएज नहर स्थल संधि को कारक बनाया गया एक कृत्रिम जलमार्ग, एक कृत्रिम जलमार्ग है जो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। यह इसकी जो लंबाई है 121 मील यानी कि 193 किलोमीटर की है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1859 में इसका बनना आरंभ हुआ और पहली बार 17 नवंबर 1869 को चालू, यानी कि सुएज नहर कब चालू हुई? 1869 में स्टार्ट। फ्रांसीसी व्यक्ति थे फर्डिनेंड फर्डिनेंड डी लेसेप्स द्वारा नहर के निर्माण के लिए कंपनी डी सुएज का गठन किया गया। किसका? कंपनी डी सुएज। यानी कि इसके निर्माण का जो योगदान जाता है ना वो फ्रांसीसी व्यक्ति फर्डिनेंड डी लेसेप्स को जाता है, जिन्होंने कंपनी डी सुएज का गठन किया था इसके निर्माण के लिए। 1859 में ये बनना स्टार्ट हो गया था और 1869 लगभग 10 वर्ष बाद ये प्रारंभ। इसने लंदन से अरेबियन सी की दूरी को 8,900 किलोमीटर तक कम कर दिया। अब सोचिए, कहाँ 193, कहाँ 8,900 किलोमीटर कम। कितना बड़ा लाभ था इससे। पोर्ट सहित इसके बिल्कुल कहां पर है? पोर्ट सहित इसके एकदम एकदम नॉर्थ में, यानी कि आप देख रहे होंगे पोर्ट सहित, और इसके साउथ में पोर्ट टेफिप है। यानी कि आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आता है पोर्ट टेफिप। ठीक है, इसके साउथ में कौन है? पोर्ट टेफिप। यानी कि इसके नॉर्थ में पोर्ट सहित और इसके पोर्ट टेफिक इसके दक्षिणी सिरे पर यानी साउथ। ठीक है, इसके नॉर्थ में कौन है? पोर्ट सहित, मैंने मैप पे दिखाया आपको, और दक्षिणी सिरे पर कौन है? पोर्ट टेफिक। बात समझ में आई? टेफिक है इसके अधीन। यहां से औसतन 56 जहाज प्रतिदिन गुजरते हैं। कितने? 56 जहाज, 56। 1956 तक यह नहर ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा संचालित किया गया, लेकिन 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया, जिसके बाद स्वेज संकट उत्पन्न हुआ। यानी इसको किसने? मिस्र के राष्ट्रपति ने इसका क्या कर दिया? नेशनलाइजेशन कर दिया। फिर स्वेज संकट पैदा हुआ क्योंकि मिस्र ने इस पर अपना आधिपत्य बताया। ठीक है, 1967 में
6 डे वॉर इजराइल वर्सेज अरब देश, जिसके कारण इसको बंद कर दिया। 8 वर्षों तक ये बंद था, लेकिन 1975 में पुनः प्रारंभ हो गया। वर्तमान में इसके प्रबंधन का काम सुएज नहर प्राधिकरण मिस्र द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसको मैनेजमेंट कौन कर रहा है? सुएज नहर प्राधिकरण मिस्र। ठीक है, अगली बात करते हैं। COGH। COGH यह दक्षिण अफ्रीका के केप प्रायद्वीप पर स्थित। यह मार्ग कहां पर स्थित है? पहली बात तो दक्षिण अफ्रीका के केप प्रायद्वीप पर, मैंने बताया ये कहां है? यहाँ। ठीक है जी, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, अल्टरनेटिव रूट है। दूसरी बात, यह मार्ग पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका दक्षिणी पश्चिमी भाग से जोड़ता है। तो आप देख रहे हैं ये पूर्वी एशिया, यूरोप वगैरह को सब कहां से जोड़ रहा है? अफ्रीका दक्षिणी पश्चिमी भाग से जोड़ रहा है। ठीक है, सुएज नेट जब स्टार्ट हुआ तो इसका परिचालन कम हो गया, तो ये महंगा था, समय अधिक लग रहा था। इसकी खोज जिसने की थी? बर्तोलोमेव डायस ने की थी, जो कहां के थे? पुर्तगाली। बर्तोलोमेव डायस ने 1488 में इसका खोज किया था, जिसके कारण इसका नामकरण कैप ऑफ स्टॉर्म के रूप में किया गया। कैप ऑफ स्टॉर्म के रूप में किया गया। आज हम इसको किसके रूप में जानते हैं? कैप ऑफ गुड होप के रूप में जानते हैं। तो ये थी लाल सागर सुएज नहर संकट। अल्टरनेट मार्ग के रूप में केप ऑफ गुड होप को चुनना। ठीक है, क्या है केप ऑफ गुड होप? कब बनी थी सुएज नहर? क्या संकट है? भारत को क्या लाभ है, क्या हानि? भारत आज भी सुएज नहर से कच्चा तेल आयात कर रहा है। जो यूरोप कभी रसिया से तेल खरीदता था, आज हम उस यूरोप को भारत कच्चा तेल निर्यात कर रहा है। भारत आयात सुएज नहर से कर रहा है, लेकिन निर्यात करने के लिए उसे केप ऑफ गुड होप का रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे उसके निर्यात में कमी आई है। जो 2023 में 4,25,000 बैरल प्रतिदिन हुआ करता था, वो लगभग 2,25,000 से 3 लाख बैरल प्रतिदिन हो पाया है। 3,00,000 बैरल प्रतिदिन हुआ है, तो इसमें कमी देखी जा रही है। तो निर्यात में थोड़ी कमी है, क्योंकि समय अधिक लग रहा है और माल ढुलाई में भी पैसा अधिक लग रहा है, तो थोड़ा महंगा हुआ है। लेकिन भारत आज भी रूस से सबसे बड़े कच्चे तेल के आयातक के रूप में उभरा है, और यूरोप को सबसे अधिक अगर कोई तेल निर्यात कर रहा है तो वो भारत है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। रूसी तेल का संकट भी आपको, सॉरी, यूरोपीय तेल संकट भी आपको समझ में आया होगा, और सुएज नहर संकट क्यों पैदा हुआ है ये बात भी आपको समझ में आई। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अब आप वीडियो को लाइक, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर कमेंट और आगे शेयर करने की जिम्मेदारी को अवश्य पूर्ण करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको मेरा धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय